मीडिया आजकल हालांकि वो एनालिसिस भी करने की कोशिश करते हैं, पर उसकी जितनी अच्छी व्याख्या रंगमंच ने की है, चाहे वो एंशिएंट ग्रीक हो, आप आज भी एंशिएंट ग्रीक को समझना हो तो सोफोक्लीज और यूरोपिडीज के नाटक पढ़ के ही आप अंदाज लगाते हैं कि किस तरह का जीवन रहा होगा, किस तरह का शासन व्यवस्था थी, पारिवारिक स्थितियां क्या थी, मनुष्य किस तरह से रह रहा था, क्या खा रहा था, प्रेम संबंध कैसे थे, परिवार कैसे बनता है। साहित्य बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या करता है, खासकर नाटक, क्योंकि नाटक एक पूरी एंथ्रोपोलॉजी को लेकर चलता है। अच्छा नाटक वही है जो अपने एक लोक का निर्माण करता है, एक विश्व का निर्माण कर लेता है अपने भीतर। तो अब ये जो वक्त हमारे पास है, जिसे हम समकालीन आज का समय कहते हैं, इस समय को दर्ज करने के लिए हमें नई पटकथाओं की जरूरत है। और अब उस तरह के नाटक करना अविश्वसनीय हो जाता है, जहां माँ और बाप बैठे हैं और बेटे की चिट्ठी आने वाली है अमेरिका से। ये सिर्फ समय पूरी रियलिटी बदल गई, पूरा यथार्थ बदल चुका है। अब जिस यथार्थ में कुछ क्लासिक प्लेस को छोड़ दीजिए, क्योंकि अक्सर हमारी एक समझ होती है कि जो भी हमारे सामने बात आती है हम उसका विरोधाभासी अपने भीतर पैदा करना शुरू कर देते हैं। कुछ क्लासिक नाटकों को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे नाटक ऐसे हैं जो इस वक्त को नहीं बताते। तो आज 2020 में हिंदुस्तान में या ग्वालियर में रहने वाला युवा और उसकी जो रियलिटी है, उसको कौन सा नाटक बता सकता है कि 2020 में ग्वालियर में रहने वाला युवा, उसका परिवेश, उसका समय, उसके सपने, उसके भय, उसका प्रेम, उसका डर क्या है, ये आपके अलावा कौन बता सकता है? क्या इतिहास से कोई महान लेखक आके लिखने वाला है ग्वालियर के 2020 के युवा के ऊपर? असंभव है। और कोई कहे कि रियलिटी बदली नहीं है। आप देखिए, ग्लोबलाइजेशन के पहले के सारे लेखक अब नहीं है, और हम जिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हैं वहां हम उन नाटकों को खेलें जो ग्लोबलाइजेशन के पहले के थे। तो आर्थिक नीतियां बदलने से समाज बदलता है। तो इस बदले हुए समाज को दर्ज करने के लिए हमें नए लेखक चाहिए और एक नई रंग भाषा भी चाहिए, जिसे हम नवाचार कह रहे हैं। और नवाचार के लिए ना हो। अगर हबीब तनवीर एक पेड़ का इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो संकेत, मैंने तो देखा है वो अभी तक चला आ रहा है नाटकों में, एक पेड़ लगा हुआ है पीछे। और जबकि प्रतीकों के स्तर पे मुझे तो लगता है एक फटी हुई जीन्स लटका देना चाहिए। तो अपना वक्त दर्ज अगर नहीं करेगा टेक्स्ट में, टेक्स्ट के क्राफ्ट में, मंच पर और मंच के क्राफ्ट में, तो हम अपनी भूमिका को पूरा नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है ये अपेक्षा आज के रंगकर्मियों से, नौजवान रंगकर्मियों से है, और यही समकालीन रंगमंच से हमारी अपेक्षा होनी भी चाहिए। सर, कंटेम्प्रेरी थिएटर आने के पहले जो रंगमंच चल रहा था इंडिया में हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो थिएटर चल रहा था उसको या तो फोक कह लें, हम क्लासिकल कह लें, या और भी कई फॉर्म चल रही थी उस समय पे। तो कंटेम्प्रेरी थिएटर में और उनमें, मतलब कंटेम्प्रेरी थिएटर में ऐसा क्या आया कि उनको नकारा, उनकी कई चीज़ों को, या उनको एडप्ट किया? ऐसे क्या अंतर क्या है उन चीज़ों में? एक क्राफ्ट आता है, मान लीजिए नाटक करने का एक तरीका है, वो उस तरीके में बदलाव तब आता है जब आपको ऐसी कोई बात कहनी होती है जो उस तरीके से नहीं कही जा सकती, तब उसका क्राफ्ट बदलता है या उसकी ग्रामर में थोड़ी बदलाव आता है। हम नाटकों के इतिहास के बारे में जो पढ़ते हैं तो आज का जो यथार्थ है वो इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लेक्स है। आजकल की फीलिंग्स इतनी कॉम्प्लेक्स है।
मनुष्य के भीतर की, अगर निजी सुख दुख की बात करें तो भी, और राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो भी। इसके पहले का जो क्राफ्ट था और या समाज था, वहां सूचनाओं की कमी थी, सूचनाएं कम पहुंचती थी लोगों तक। एक टीवी होता था मोहल्ले में, एक टेलीफोन होता था, बीबीसी हिंदी सुनते थे लोग, रेडियो सुनते थे। और आज के समय में सूचनाओं का अटैक हुआ है, आपके ऊपर सूचनाओं का हमला हुआ है, आपके ऊपर सूचनाएं ही सूचनाएं। अब आपकी समस्या है कि इन सूचनाओं में से आप सही और गलत का निर्धारण कैसे करते हैं। तो चूंकि यथार्थ बदला है, इसीलिए अभी का जो नाटक है वो पूरी कोशिश करता है कि सूचनाओं से दीगर, आमतौर पे इसके पहले जो क्राफ्ट था वो सूचनाएं बहुत संप्रेषित करता था, टेक्स्ट में भी और अपने क्राफ्ट में भी, प्रस्तुतिकरण में। लेकिन अभी उस जटिलता को दिखाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। हमारा भी एक प्ले है अगरबत्ती, अपने प्ले की बात नहीं करूंगा। अब जॉय का तरीका देखें आप, जो अंधा योग करते हैं, तो उन्होंने अपनी एक रंग भाषा इज़ाद की। शायद उस तरह से करना उचित भी है, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक परिवेश, इसकी व्याख्या करना बड़ा जटिल काम, तो उस तरह से पारंपरिक तरीकों से उसे नहीं किया जा सकता। तो समाज के बदलने से, सामाजिक यथार्थ के बदलने से, राजनीतिक यथार्थ के बदलने से और मनुष्य के निजी सुख दुख के रंगों के बदलने से आपका रंगमंच बदल जाता है। तो मुझे लगता है इन चीजों को दिखाने के लिए अब हमें नए तरीके, नवाचार और डिवाइस की जरूरत होती है, जो बहुत सारे लोग खोज रहे हैं। अभी करके एक लड़का है, उसने भुवनेश्वर की एक कहानी की है, वैसे कहानी का नाम भेड़िए है, तो उसने उसका टाइटल उसी कहानी के हिस्से से निकाला है, वो काला धब्बा जो चला आ रहा है बादल की तरह। तो बड़ा खूबसूरत तरीके से उसने हमारे समय की रियलिटी को दिखाया है उसने। तो और नवाचार केवल नवाचार करने के लिए नहीं, इसलिए नहीं है कि हम इस तरह नहीं करेंगे, हम कुछ नया करेंगे, क्योंकि पुराने क्राफ्ट में, पुराने टेक्स्ट में इतने जटिल समय को दिखाने का व्याकरण उसकी सपोर्ट नहीं करती है। हाँ, लेकिन इस समय सावधान ये रहना चाहिए, व्याकरण में बदलाव करने के लिए व्याकरण को जानना बहुत जरूरी है। तो वो तो आप यहाँ सीखते ही। चक्रेश सर से सवाल है। सर, जैसे नवाचार आया, नवाचार एक शब्द आया हमारे पास, तो नाटकों में जैसे नवाचार आया और पहले जो नाटक हो रहे थे वो भी उस समय के रिच थे, उस समय पे सूचनाएं पहुंचाई जा रही थी और आज भी वो चल रहा है। लेकिन आप किस नजरिए से देखते हैं उस बदलाव? आपका क्या नजरिया उस बदलाव को लेकर? सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, क्या? देखिए, अच्छा और बुरा उसके मापदंड तो वो अलग है। मेरे ख्याल से कुछ भी अगर बदलाव होता है तो परिस्थितियां बदलती हैं, तभी बदलाव होता है। आपने पजामा छोड़ा, जीन्स पहननी शुरू की, जरूरत थी आपकी, अब वो जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जो समय की जरूरत है, जो अभी सर कह रहे थे कि जो वक्त के लिए इस वक्त जो जरूरी चीज है वो आप तय करते हैं और उसमें आप बदलाव लेकर आते हैं। आप ग्वालियर में कर रहे हैं नाटक, अपनी सोच और समझ से, यहाँ के लोगों को देखते हुए, यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हुए, आर्थिक चीजों को समझते हुए। हम चंडीगढ़ में कर रहे हैं, आप जबलपुर में कर रहे हैं, उसी तरीके से तमाम सभी लोग भी अलग अलग क्षेत्रों में लगे हुए हैं। बदलाव कभी भी बुरा नहीं होता है, बदलाव हमेशा अच्छा होता है। जब आपको सोच और समझ हो, आप सोच विचार के कुछ जब नया सोचने की, नया करने के लिए सोचते हैं तो वो गलत नहीं होता। हाँ, उसमें संभावनाएं जरूर होती हैं क्राफ्ट की, उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, वो संभावनाएं हमेशा है। वो बदलाव हमेशा जरूरी हो, वो अच्छा होता है। तो सर, एक्सेप्ट तो किया जा सकता है ना बदलाव? बिल्कुल किया जाना चाहिए। नहीं सर, जैसे कई तरह के जो एक्सपेरिमेंट करते हैं आजकल के लोग कंटेम्प्रेरी थिएटर में, कंटेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंट्स ही बनाया है लोगों ने, एक्सपेरिमेंट कर करके। तो कुछ इंसान अपने इनपुट कर देते हैं उसमें, अपने तरीके से चीज़ें कर लेते हैं। अपने से एक डायरेक्टर है, उसका खुद का विजन है, वो अपने तरीके से चीज़ें दिखाना चाह रहा है दर्शकों को।
तो कुछ लोग उसको नकार रहे हैं कि नहीं ये तरीका ही नहीं है, आपको उस समय पे ऐसे दिखाया जाता था, आप वैसे दिखाइए, ये वो तरीका ही नहीं है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि वो रतन श्याम सर नहीं कहता ना कि वो चांद ऐसे दिखाऊंगा मैं कि एक टीवी सिनेमा में क्या होता है कि चांद को दिखाना पड़ता है, लेकिन मैं अपने चांद को ऐसे दिखाऊंगा कि ऐसे उंगली करेगा मेरा अभिनेता और पूरा ऑडियंस चांद को देखेगी। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कही इस बात को तो नहीं समझना, लेकिन इस बात को आधार बना के इस बात का विरोध करना कि नहीं वही थिएटर करो, इस पूरी तरीके से सांकेतिक हो, कोई भी ऐसी चीज जो डिस्टर्ब हो जाए ऑडियंस उससे वो ना ऐसा नहीं है। देखिए, जिस संदर्भ में रतन श्याम जी ने ये बात कही है वो ये है कि रंगमंच पे जो नाटक घट रहा है उसकी रंग भाषा जो है ना, उस परिवेश में बात कही गई है। एक रंग भाषा अलग है और एक जो सिनेमा की भाषा है वो अलग है। आप थिएटर बहुत आसानी से हो जाता है। मैंने एक नाटक देखा था दिल्ली में, चित्रहार, तमाम फिल्मी गानों को लाकर उसमें कोरियोग्राफी करके और बीच में एक लव स्टोरी डाल के एक नाटक कर दिया गया। तरीका है भाई, अपना तरीका है। अब वही नाटक जब गांव में चले जाएगा तो पिट जाएगा, उठा के मारेंगे गांव वाले, क्या कर रहे हैं। तो मसला ये है कि देखिए हर जगह पर कुछ लोग तो रहेंगे जिन्होंने ठेका उठा रखा है संस्कृति का। ठेकेदार तो हर जगह पर है, लेकिन अब आपको ये सोचना पड़ेगा जो काम कर रहे हैं कि आप संस्कृति के ठेकेदारों को खुश करने के लिए करना चाहते हैं या फिर जो आपकी व्यक्तिगत अनुभूति है उसे आप मंच पर जो रंग अभिव्यक्ति के जरिए कैसे लेकर आएंगे वो आप तय करें, है ना। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी को खुश करने के लिए नाटक करूं। यानी कि अगर मेरे नाटक को मुझे मान लीजिए कि सो एंड सो किसी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को दिखाना हो, उनको खुश करने के लिए, तो भाई साहब वो मेरा नाटक नहीं होगा। हाँ, एनजीओ टाइप नाटक जरूर हो जाएगा। वो है हाँ, एड्स अवेयरनेस और वो जरूरी है, वो अपनी जगह पे उसकी बहुत जरूरत है, लेकिन हाँ वो मैं नहीं कर सकता। तो जो आप बात कह रहे हैं वो ये कि देखिए जो बात हमारे तमाम सीनियर्स ने बात कही गई है उसे समझना बहुत जरूरी है कि किस परिवेश किस दिशा में वो बात कही गई है। वो रंग भाषा की बात कर रहे हैं और वाकई में आप अपने अभिनय के जरिए, अपने अभिनेता के जरिए मंच पर खड़े खड़े अगर आप अपने अभिनय से दर्शा देते हैं कि नहीं मेरे पीछे चांद है, आप अभिनेता को बड़ा बना रहे हैं, अभिनेता कमाल कर रहा है, उसमें क्या हर्ज है। तो क्राफ्ट के ऊपर काम किया जाए, उसमें क्या दिक्कत है। अगर हम ये समझते हैं कि नहीं सर ये वाली बात जो चल रही है, सॉरी मैं बीच में प्लीज यही तो चाहते हैं, इसलिए तो प्रोवोक कर रहे हैं। कम ऑन, थोड़ा सा मतलब सतह जो है बातचीत की ठीक रहे। हाँ जी, आपने जो एक प्रमोद का प्रश्न है ना कि प्रयोग होता है लोग स्वीकार नहीं करते, मोटा मोटी सवाल यही है। प्रयोग करने की छूट रंगकर्मी को शायद हर समय में रही है और रंगकर्म रहेगा तो प्रयोग की छूट आपको मिलेगी। प्रयोग नहीं होगा तो थिएटर नहीं चलेगा। जैसे आज हम यहाँ कंटेम्प्रेरी थिएटर पे बात करने बैठे हैं, 50 साल पहले कंटेम्प्रेरी थिएटर कुछ और रहा होगा, तो वो मसला है, वो प्रयोग होता है। 2-3 चीजें थोड़ा जटिल तरीके से समझने की जरूरत है, सरल तरीके से नहीं। मैं वही चाह रहा हूँ कि आप शायद इस विषय पे बताएं। प्रयोग करना और प्रयोग की स्वीकार्यता होना ये दोनों अलग बातें हैं या एक बात है? स्वीकार होगा कि नहीं होगा, प्रयोग करने वाला अगर इसके तानाशाही में आ जाएंगे कि लोग एक्सेप्ट करें तो हमें लगता है आप दर्शक की डेमोक्रेसी छीन रहे हैं, आप ऑडियंस की डेमोक्रेसी छीन रहे हैं। और ऑडियंस की अगर आप डेमोक्रेसी छीन रहे हैं तो फिर आप ये उम्मीद करें वो स्वीकार करें, हो सकता है वो स्वीकार कर दें, क्योंकि जिस तरह से आप प्रयोग कर रहे हैं वो आपकी नजर में प्रयोग है, दर्शक की नजर में ना हो या कुछ और हो या कुछ और समझदारी उसकी विकसित हो रही हो, उसमें आपका जो संस्कृति के ठेकेदार भी शामिल होंगे, क्योंकि दर्शक तो ऐसा तो है नहीं कि एक टाइप का दर्शक देखने आएगा।
तो जब ऐसे समय में प्रयोगकर्ता की जिम्मेदारी कहाँ होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए, क्या प्रयोग सिर्फ छीछा लेदर मचाने के लिए हो रही है, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल है। हाँ, तो प्रयोग की जिम्मेदारी क्या है, उस पर अगर आप थोड़ा सा और बात करें, प्रयोगकर्ता की जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए, उस पर भी अगर आप समझदारी बनाए तो बेहतर। जैसा कि आपने कहा कि प्रयोग रंगमंच में हमेशा से होता है। रंगमंच रहेगा तो उसका तो नाम ही प्रयोग पे ही जन्मा है। उसका नाम ही महाराष्ट्र में तो उसे बोलते ही हैं, आज हमारा प्रयोग है, आप आइए। तो नाटक तो प्रयोग ही है और ये आज से नहीं होगा। प्राचीन ग्रीक रंगमंच में अगर एक के बजाय दूसरा अभिनेता अगर खड़ा हो जाता है तो वो तो तब से चल रहा है, या कब नहीं चल रहा। प्रयोग तो था, है और रहेगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। प्रयोग नाटक रहेगा तो प्रयोग तो होगा। नाटक का तो एक दूसरा पर्यायवाची ही प्रयोग। अब दूसरी बात, नाटक आप सफलता के लिए करते हैं या सार्थकता के लिए? पहला सवाल तो आर्टिस्ट का खुद से होना चाहिए कि अगर मैं कविता लिखता हूं और मुझे लगता है कि मैं लिखूं चांद का मुंह टेढ़ा है, इससे मैं सार्थक होता हूं बतौर कवि, तो मैं वो करूंगा। मैं इस बात की फिक्र क्यों करूंगा कि चांद का मुंह टेढ़ा है ये कोई शीर्षक होता है? हो सकता है मेरे मरने के बाद या मुक्ति बोध के मरने के बाद आप उसे बड़ा कवि मान। तो ये आपको प्रयोग करने के लिए प्रयोग नहीं करना है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के हमारे एक मित्र हैं और एक्सपेरिमेंटल थिएटर की एक वर्कशॉप चल रही थी और वो बड़े संजय जानते हैं उनको, तो बड़े बड़े थिएटर के विद्वान बैठे हुए थे और वो अपेक्षा कर रहे थे कि बच्चे कुछ एक्सपेरिमेंट करें। तो उच्च दर्जे की मनोवैज्ञानिक बात जो किसी की समझ में ना आए, उच्च दर्जे की मनोवैज्ञानिक बात जो किसी की समझ में ना आए, इस तरह की चीजें खोजी जा रही थी। तो हमारे एक मित्र ने वहां एक रुमाल रखा, उसके ऊपर एक अंडा रखा, 3 चक्कर काटे, अंडा जेब में रखा, रुमाल सर पे और निकल गए। अब आप समझते रहे तो नियत का भी फर्क है। और मुझे लगता है कम्युनिकेट करे। एक तो हमें पता होता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं बहुत प्रयोगधर्मी नाटक करता हूँ, मान लीजिए मैं वेटिंग फॉर गोदो करता हूँ, जबलपुर के पास एक गांव है करेली नरसिंहपुर, तो ये मेरी मूर्खता होगी। या मैं वेटिंग फॉर गोदो ऐसे करूँ कि उनकी समझ में आए, जैसे हबीब जी करते, जैसे अलग जी करते थे। तो प्रयोग प्रभाव को बढ़ाने के लिए है या स्वयं को उच्च दर्जे का मनोवैज्ञानिक रूप से उन्नत रंगकर्मी बताने के लिए है, ये दिख जाता है, ये दिख जाता है। तो ये सारी बात है। सर इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कंटेम्प्रेरी थिएटर जो होता है, जैसे फिल्मों का मान के चले, उसमें एक सेंसर बोर्ड होता है। जैसे कोई भी किसी फिल्म दिखाने जा रहे हैं, उसमें बताया जाता है कि ये फिल्म एडल्ट्स के लिए, ये फिल्म पेरेंटल गाइडेंस के लिए है, और या फिर ये सब देख सकते हैं। अब थिएटर जो कंटेम्प्रेरी थिएटर जो सबके लिए है, हमें उसमें या तो बोर्ड लगाना चाहिए कि ये एडल्ट्स के लिए है या फिर इनके लिए है। अब कंटेम्प्रेरी में बात आई एक्सपेरिमेंट की यानी इम्प्रोवाइजेशंस की। अब कंटेम्प्रेरी में जो देखा है तो ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशंस और काफ़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अब मान के चलिए किसी प्लेयर ने गाली डाल दी है, एक गाली डाल दी, या कुछ गालियाँ, आजकल जो एक्सपेरिमेंट्स बहुत हो रहे हैं, प्रबोध ने भी एक किया था, इसका विरोध भी हुआ था काफ़ी, और काफ़ी बड़े, और जैसा सर भैया ने बताया कि काफ़ी हर तरह की ऑडियंस हमें मिलती है, टारगेटेड भी आती है, पर लेकिन ऑडियंस तो हर तरह की मिलती है। और मेरा प्रश्न ये है कि इसमें अगर हम सेंसर करें तो क्या, कैसे सेंसर करें? मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट जब कर रहे हैं, स्टेज से कर दिया हमने, अब वो जा चुका है विदाउट किसी सर्टिफिकेट के कि ये देखने लायक है या नहीं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल है। तो सर इसके लिए क्या बदलाव हो, या फिर क्या ये सही है या गलत है? मतलब बात यह है कि जो सेंसर है, थिएटर का क्या सेंसर बोर्ड होना चाहिए?
मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि सेंसर बोर्ड सरकारी होता है। दूसरी बात, ऐसे तो सारे नाटक ही बंद हो जाएंगे, सबसे पहले तो अंधाई बंद हो जाएगा, तो एक लेखक तो कभी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरी, आपकी जो महत्वपूर्ण बात है, बड़ी अच्छी चेतावनी मैंने एक नाटक में देखी थी। वो चेतावनी थी, इस नाटक के कुछ संवाद और दृश्य, इस नाटक के कुछ संवाद और दृश्य केवल परिपक्व दर्शकों के लिए। तो आप इस तरह की चेतावनी के साथ कर सकते हैं सर। वो और देखिए, सर वो चेतावनी जो है, चेतावनी सर एक अलग चीज़ है। मान लीजिए जैसे एक जो बात आती है ना कि ब्रेकिंग द बैरियर्स, जो हर एक कलाकार को लगता है कि हम जो बैरियर्स हैं समाज में, समाज को आईना दिखाने वाली बात आती है, जो थिएटर नहीं हर किसी कलाकार में चेतावनी एक चीज़ हो सकती है। फिर भी सर ये सही है या गलत कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और डायरेक्ट ऑडियंस, या तो फिर उससे पहले हम लोग मतलब एक तरह से नॉट सेंसर कुछ भी चेक करें कि ये लोगों तक पहुँचे, सही उनको लगे कि ये सही है या नहीं है। इस देश का आदमी ना कम पढ़ा लिखा है, भोला भाला है, लेकिन बहुत समझदार है। तो उसके लिए वो स्वयं तय कर लेता है, और किसी तरह की मतलब चेतावनी आप इतनी दे सकते। मैं सच कह रहा हूँ कि अगर आप साफ नियत से कोई प्रयोग करते हैं अपनी बात का प्रभाव बढ़ाने के लिए, तो सही में कम्युनिकेट करता है, और केवल स्वयं को एक प्रयोग धर्मी नव युवा साबित करने के लिए करते हैं ना, तो जैसे ओवर एक्टिंग दिखती है ना, तो वैसे वो डायरेक्टर का भी ओवर एक्टिंग दिखता है। आप विश्वास रखिए, हम दर्शकों पर बहुत विश्वास करते हैं। आप करके देखिए, एक बुरी नीयत से काम करके देखिए, वो दर्शक की समझ में आता है। अच्छी नीयत से करके देखिए, वो भी दर्शक की समझ में आता है। रतन जी, हम यही तो कह रहे हैं कि थिएटर दर्शक की कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करता है। तो दर्शक पर भरोसा रखें, उनके और रंगकर्मी के बीच में कोई सेंसर मत आने दीजिए। वो कमाल का रिश्ता है दोनों का। इसी बात में थोड़ा सा ऐड करते हुए कि मुझे लगता है कि डायरेक्टर वो ज़्यादा बड़ा होता है जो कि राइटर को और बड़ा होता है, कलाकार वो बड़ा होता है, आर्टिस्ट वो बड़ा होता है जो कि कैरेक्टर को, उसकी जिंदगी को इतने संजीदगी के साथ दिखाए, लोगों को लगे ये तो वही है। यानी कि मुझे आज तक याद है कि रामलीला होती थी, और रामलीला खत्म होने के बाद बहुत सारी औरतें जाती थी भगवान राम के दर्शन करके आते हैं। वो वाकई में मानती थी, तो जो सामने मंच पे आए तो भगवान राम थे, लेकिन कुछ जो पीछे थे पढ़े लिखे, उनके बच्चे, मम्मी तो पागल हो गई है, कहा वो विष्णु है, भैया की क्लास में पढ़ता है। खैर, दूसरी चीज ये कि एक छोटा सा बच्चा क्ले में कुछ बना रहा है, वो कुछ बनाता है, फिर मिटा देता है, फिर कुछ बनाता है, मम्मी को दिखाता है, मम्मी बोलती है ये क्या बना दिया, फिर मिटा देता है। बनाते बनाते वो अचानक दिया बना देता है, माँ बोलती है माँ। मुझे लगता है कि ऐसे प्रयोग चलते रहना चाहिए, क्या पता किस दिन कोई। एक बात और ऐड कर दूं, आप ऐसे बहुत सारे कलाकारों को जानते होंगे, जब आप आर्ट की हिस्ट्री पढ़ते हैं आपको ज्यादातर वही आर्टिस्ट पढ़ाए जाते हैं जो अपने समय में नहीं पहचाने गए। बिल्कुल, तो प्रयोग तो बिल्कुल आर्टिस्ट का हक है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि भैया ने अभी बोला कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं गाइडेंस में नाटक देखें, 18 वर्ष से कम उम्र की ऑडियंस को मुझे लगता है इंडिया में है ही नहीं नाटकों के लिए, है क्या? नहीं है, बिल्कुल है, स्वेच्छा से नाटक देखते हैं। स्वेच्छा से कई सारे स्कूल के बच्चे भी हैं जो कि स्वेच्छा से नाटक देखने के लिए आते हैं, और कई सारी जगह पे ऐसा माहौल बन चुका है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अमृतसर में
स्कूल के बच्चे भी आते हैं नाटक देखने के लिए। क्यों आते हैं नाटक देखने? क्योंकि वहाँ पे केवल धारीवाल जी ने, राजेंद्र जी ने और तमाम सभी लोग हैं जो कि एनएससी से पास आउट होके, डिपार्टमेंट से पास आउट होके वहाँ पे लंबे वक्त से काम कार्यरत हैं और उन्होंने एक माहौल बनाया स्कूलों में लगातार वर्कशॉप करके, नाटक करके। तो आज के वक्त में बच्चे भी जाते हैं नाटक देखने के लिए। खैर, मेरे ख्याल से वो बात बिल्कुल सार्थक है कि अगर सूचना यानी कि चेतावनी अगर दी जा सके तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके नाटकों में इस तरह की कुछ है तो आप जरूर कह सकते हैं, इसमें कोई शर्माने वाली बात थोड़ी ना है, ये तो बेहतर चीज है। सेंसर बोर्ड वाली बात तो मुझे ये कहना है कि महाराष्ट्र में आपको सिर्फ सौंपनी पड़ती है डीएम को शो से पहले, और ये नियम जब फिल्में हिंदुस्तान में नहीं बनी थी, अंग्रेजों के जमाने से है और पूरे देश में है ये नियम। बस कुछ स्टेट उसे फॉलो करते हैं, कुछ स्टेट फॉलो नहीं करते हैं। तो ये नाटक में भी था सेंसर बोर्ड, जिसको आज़ादी के बाद नाटक वालों ने ही बहुत मेहनत करके दूर रखा है। आप ना मतलब उस चक्कर में पड़े कि आपकी स्क्रिप्ट डीएम के हाथ जाए और फिर एक ऐसा आदमी जो नाटक के बारे में कुछ नहीं जानता बोले कि भाई ये डायलॉग बोलो और ना बोलो, तो फिर पता लगा डायरेक्टर का रोल ही खत्म हो गया, फिर डीएम बेचारा डायरेक्शन करेगा। तो वो है नियम, और उससे ऊब के ही नाटक वालों ने आजादी के बाद वो चीज महाराष्ट्र में हालांकि है, और महाराष्ट्र में नियम फॉलो इसलिए हो पाता है कि महाराष्ट्र का कल्चर जो है, वहाँ डीएम भी 15 नाटक 25 नाटक देखा हुआ ही होगा, ठीक है, तो वो समझता है चीजों को। तो अभी ये थोड़ा सा ये दिक्कत है। और नाटक में सेंसर बोर्ड इसलिए भी नहीं हो सकता कि ये मास विधा नहीं है। फिल्म एक मास मीडियम है जो एक ही समय में पूरे देश को प्रभावित करती है। आप देखिए तो सरकार की थोड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, सरकार उस चीज में हाथ नहीं लगाती जहां कम जनता आती है, क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है। मुझे जहां तक लगता है सरकार नाटक में सेंसर बोर्ड का सरदर्दी लेने वाली भी नहीं है, और नाटक करने वाले की सरदर्दी नहीं लेती है, और नाटक के डिपार्टमेंट की सरदर्दी नहीं लेती है। तो नाटक करा जाए कि ना किया जाए इसकी सरदर्दी सरकार नहीं लेगी तब जब ये मास मीडियम बनेगा, जब एक ही समय में आप लाखों को प्रभावित करेंगे, फिर नाटक करके दिखाइए, आप सरकार करने नहीं देगी। हबीब साहब को क्या झेलना पड़ा छत्तीसगढ़ में? मास लेवल पर अगर इसे करेंगे तो भैया आपसे सवाल है, अगर मास लेवल पर इसे करेंगे तो क्या इसे सेंसर करेंगे क्या? बिल्कुल करती है सरकार। आप एक नुक्कड़ नाटक देखिए, अंग्रेजों का बनाया नियम था। अब जिस नियम से नील दर्पण रोका गया, उस नियम से आपका नाटक रोका जाए, ये तो आजाद हिंदुस्तान में बिल्कुल संभव नहीं है। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर रहे हैं, उनके एक नाटक में एक आपत्ति थी कि 2-4-5 लाइनें हटा दी थी, उन्होंने नहीं हटाई तो देखने भी नहीं आती। और महाराष्ट्र में है बोर्ड, पर सखाराम फाइंडर वहीं से होता है ना, बिल्कुल। और इस बात को तय करने वाले लोग मिलना भी बहुत मुश्किल है, जो किसी क्रिएटिव या आर्ट पीस को क्रिटिकली देखें। तो इस बहस को तो हम कभी आगे उस तरह से नहीं ले जाएंगे, तो हमारा हक सर, ऑफकोर्स आपकी बात सच है कि वो मास मीडिया को प्रभावित नहीं करता, इसीलिए शायद सरकार का इंटरेस्ट भी नहीं है सेंसर करना नाटक। और देखिए ना, आप कीजिए, खूब सेंसर कीजिए फिल्में, वेब सीरीज के रास्ते क्या क्या आ रहा है देखिए। आप करते रहिए। परसाई जी का व्यंग है, अश्लील किताबें। कुछ लोग जमा हुए समाज के और उन्होंने कहा ये अश्लील किताबें समाज को खराब करती हैं, तो उन्होंने घर घर जाके इकट्ठी कर ली, बोले होली जलाएंगे फलाने दिन। और फिर उसके बाद ये परसाई जी का व्यंग है, फिर उन्होंने कहा बोले जिस दिन होली जलाना था उसके एक दिन पहले उन्होंने कहा रुक जाओ, एक हफ्ते बाद जलाते हैं, फलाना किताब पढ़ रहा है, ठिकाना किताब पढ़ रहा है। तो इसको लेकर किसी तरह का पाखंड मत रखिए। अब दुनिया में सबसे ज्यादा पॉर्न साइट कहाँ सर्च होती है? अब तो फिर किस तरह का, आप ये तो पाखंड वाली बात है। बिल्कुल सही, अपने ही आईना नहीं देखना चाहते, ये तो पाखंड वाली बात है। मुझे लगता है सारे पक्षों में सोचना चाहिए। मैं कोई एक पक्का नियम नहीं दे सकता, मैं कौन होता हूँ, पर सारे पक्षों को देखना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज इसी में बस इसी बात में थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ मैं। काफी लोग भी सवाल रंगमंच में सारे देखिए, जहाँ तक सेंसर बोर्ड का जो मसला है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को
एक लंबा वक्त लगा है, ऐसा कल्चर कि जहाँ घर का बजट जब बनता है तो नाटक के लिए कुछ पैसे निकालता है। ये माहौल का मसला है। आप ग्वालियर में माहौल बनाइए माहौल, लोग मजबूर हो जाएं, अपने मंथली जो बजट बनाता है घर कोई, तो उसमें नाटक को भी किया जाए कि बच्चों के साथ जाके नाटक देखा जाए। फिर आप भी मजबूर होंगे परिवार को नाटक दिखाने के लिए, फिर आप भी तय करेंगे किस तरीके के नाटक किए जाए। तो मुझे लगता है कि कभी भी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए नाटक के ऊपर। सखाराम बाइंडर का जो जिक्र किया है, नाटक बैन कर दिया गया, तेंदुलकर साहब का, बाद में फिर आप देखिए हम पढ़ते हैं, हम सभी के सिलेबस में तमाम गालियों से भरा हुआ है। आज भी कोई अमेंडमेंट है? कोई नहीं है। नाटक बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। तो कोई समाज की सच्चाई को इस रूप में समझता है, कोई इस रूप में समझता है। एक्सपेरिमेंट चलते रहने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। सर जैसे आपने अभी बोला कि सांस्कृतिक ठेकेदार होते हैं इस क्षेत्र में, तो वो काफ़ी सारी चीज़ों में नज़र रखते हैं अपने हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में। ऐसे ही मुझे लगता है कुछ रंगमंच के ठेकेदार भी होते हैं। मतलब जैसे अभी जैसे ऑडियंस का बोला, 2 टाइप की ऑडियंस आ सकती है। एक तो नॉर्मल ऑडियंस आती है जो एंटरटेन होने के लिए आती है, कुछ सीखने, कुछ मैसेज देखने आती है। एक आती है रंगमंची ऑडियंस। तो नॉर्मल अगर हमने कोई प्रयोग किया, जैसे अभी प्रबोध ने रक्तगंध करके एक नाटक किया था सर, 18+ था वो, उसमें देश में कुछ रेप केस हुए हैं, उनको स्टेज पे दर्शाया गया था। तो जो नॉर्मल ऑडियंस आई थी, जब वो देखने के बाद, नाटक देखने के बाद उनकी आंखों में आंसू थे, मतलब बहुत अच्छा लगा उन्हें। लेकिन जो रंगमंचीय ठेकेदार थे, उन्हें वो अच्छा नहीं लगा। जबकि सर हम अपने वरिष्ठ रंगकर्मियों का बहुत सम्मान करते हैं, तो ऐसे ही वरिष्ठ रंगकर्मियों के लिए क्या कहा जाना चाहिए? देखिए, हर शहर में रंग मंडलियों में आपसी वैमनस्य है। सिर्फ यहाँ नहीं, पूरी मतलब पूरे देश में जहाँ जाता हूँ वहाँ पाता हूँ। तो वो तो था, है और आप तो उन लोगों पे फोकस कीजिए जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। नौजवानी को धिक्कार की दृष्टि से देखने की एक परंपरा है। अरे ये कल का आया लड़का क्या करेगा, उसे हम ययाति सिंड्रोम कहते हैं। हम पूरे देश में नाटक करते हैं और हमारी टीम 25 साल के नीचे है। नाटक देख के आप बता नहीं सकते कि ये प्रोफेशनल्स नहीं है। मैं नौजवानों पे भरोसा करता हूँ, और वो तो चले हुए तीर। बहुत ज्यादा फिकर करने की जरूरत नहीं है। और बहुत स्पष्ट कहता हूं मैं इस मामले में, बिल्कुल क्लियर कि सिर्फ थिएटर नहीं, हर चीज में नौजवान ही उसे चला रहे हैं। आज का थिएटर जो है वो नौजवान चला रहे हैं भारत का। और ये छोटा शहर कहलाता ना, ग्वालियर, जबलपुर, ये चला रहे हैं। छोटे शहर, गांव, कस्बे, सीधी चला रहा है, जबलपुर चला रहा है, हिसार चला रहा है, सागर चला रहा है। और 25 के नीचे, 28 के नीचे ये एज ग्रुप चला रहा है। इनसे जाना जाता है क्या? तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्या परेशान होना? अगर कोई दुर्भावनावश आपकी समीक्षा करता है, करने दीजिए, उसका भी हक है, तो उसको कोई बात ही नहीं। सर इसमें एक चीज़ और, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी जो होती है उसकी, और जो हम लोग मतलब कभी कभी कंटेम्प्रेरी में जो एक मतलब कहीं तो एक पड़ाव होता है कि इससे आगे हमें नहीं जाना, और एक अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है सर, वो कहाँ तक होनी चाहिए? मतलब इस कहाँ तक रुक जाना चाहिए हमें कंटेम्प्रेरी में? मतलब जैसे मैं अपने फादर के साथ आया हूँ कभी देखने, या फिर जिसके साथ मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, ना सिर्फ गाली, कुछ और सीन अगर ऐसा हो जाता है कि अगर मैं थोड़ा वैसा फील कर रहा हूँ कि मुझे लगता है ऐसा कुछ हुआ है। ना सर, मैं अपने बारे में नहीं कर रहा। एक सर थे जिन्होंने मुझे बताया था कि द्वंद्व राय रखते हैं। एक रक्तगंध जो प्ले हुआ था वो सबसे बोल्ड प्ले है अभी तक का। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी दोनों तरह। आपको अगर अपना काम करने की आजादी है तो दर्शक पूरी तरह से आजाद है, वो आपको बोल सकता है कि आपका नाटक बेहद घटिया है,
और आप उसे कहेंगे जी सर। तो जब आप सामने वाले की अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में खड़ा होना सीख लेते हैं, तब आप अभिव्यक्ति की आजादी को एक्सरसाइज करना सीख लेते हैं। बिल्कुल सही। सर जैसे व्यक्तिगत भी कई ऐसे प्ले हो रहे हैं इंडिया में जो इस तरह के जैसे कई सारे थिएटर ऐसे किसिंग सीन तक हो रहा है, न्यूड सीन तक हो रहा है कई सारे थिएटर्स में। तो और वो लोग उनकी एक जिम्मेदारी बनती है, जैसे सेंसर बोर्ड तो नहीं है पर जो थिएटर कर रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ब्रोशर या पोस्टर करने की कि किस तरह की ऑडियंस के लिए ये प्ले है, चेतावनी ये चेतावनी है, उसकी जिम्मेदारी है, खुद की जिम्मेदारी है। तो उस तरह के जो सीन आ रहे हैं कंटेम्प्रेरी में ही आ रहे हैं, मतलब पहले थिएटर में शायद होते होंगे एक समय पर, एक समय पर जब 90 का दशक 90 को समय चल रहा था 19वीं सेंचुरी में, उस समय पर बंद हो गए थे शायद, बहुत सारी चीज़ों को बुरी तरह से आ गई थी और ऐसा देखने लगे थे, खासकर सेक्स को तो इस तरह से देखने लगे थे पता नहीं क्या है, तो इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करने लगे थे सेक्स की चीज़ों को। आज वो चीज़ें खुल के लोग कर रहे हैं, जैसे कि एक प्ले आया था ना यहाँ पे बेटिया महोत्सव में, लेस्बियन थी वो, तो उसको वो प्ले मतलब बहुत शानदार प्ले लगा मुझे, मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं है पर मुझे बहुत पसंद आया। तो कई लोगों ने उसकी खुल के आलोचना की, मतलब बहुत बेकार था मुंबई वाला। तो आलोचना आप जैसे आपने बोला तो वहाँ क्या करते हैं, क्या नाम है? बाड़ा है आपको क्या लगता है कि इस तरह के कंटेम्प्रेरी थिएटर में ये कितनी जिम्मेदारी बनती है एक निर्देशक की कि किस तरह से वो देखे चीज़ों को कहाँ तक रोक के रख सकता है? सर मैं प्रमोद की बात में एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। प्रमोद का मोटा मोटी ये है कि वर्तमान समय में हम लोग अगर लोगों के पक्ष के अनुसार अगर चीज़ कर देते हैं तो हम लोग राष्ट्रभक्त भी हो जाते हैं और सारी मतलब अच्छाइयाँ हमारे अंदर दिखने लगती हैं। और जरा सी अगर हम उस चीज़ के बारे में अगर बोलना शुरू करते हैं, अगर हमें नहीं पता है, क्योंकि अधिकतर क्या है आज के समय का यूथ पढ़ता लिखता नहीं है, अगर वो पॉलिसीज़ को पढ़ेगा, बाकी सारी चीज़ों को देखेगा, मोस्टली वो लोग रंगमंच में आ रहे हैं जो समझते हैं कि पढ़ाई एक बोझा है तो रंगमंच में चलते हैं। तो इस कारण से रंगमंच की जो दृष्टि होती थी, जो समाज को ऑब्जर्व करता था, जो अपने आसपास की घटनाओं को देखता था, लोगों के जीवन को समझता है, वो देखता है कि अगर ये सड़क पे सोने के लिए मजबूर है तो क्यों है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। अगर उस सच्चाई को हम मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं तो फिर हम लोग विरोधी कहाँ से हो जाते हैं। एक तरीके का है कि क्या हम केवल लोगों का मनोरंजन करें, अगर हम मंच पर चित्रपट रामायण जैसे नाटक ही करते रहेंगे तो सच्चाई की बात क्यों ना करें। बस सवाल इतना सा है कि सच्चाई स्वीकार करने से, जिसको हमारे देश में बलात्कार हो रहे हैं, आंकड़े सबसे ज़्यादा हैं, लड़कियों को छेड़ने की सबसे ज़्यादा है, हमारे यहाँ का युवा हम अभी यहाँ बैठे हैं, इसमें से कितने युवा लड़कियों के प्रति अच्छी सोच रखते हैं। तो हम अपने ही आप को आईने में देखने से डरते क्यों हैं। ये आईने में जो अपने आप के सामने एक आदमी खड़ा है जो बड़ा भयानक दिखता है, आप उसको देखने से डरते क्यों हैं? क्योंकि वो आपका अक्षी तो आईने में आपको दिख रहा है। और अगर हम उसे दिखाने की कोशिश करें कि पहले अपने आप को देखो कि हम अपने आप को जान पाए पूरी जिंदगी में कि नहीं जान पाए, तब तो आप किसी और चीज़ के बारे में बोल पाएंगे। सर एक चीज़ और भी है, जहाँ पे प्रमोद की बात है कि इस तरीके का नाटक आया और उसमें बड़ी बोल्डनेस थी, तमाम सब चीज़ें। मैंने किन्नरों के साथ भी नाटक किया है, गेज के साथ भी नाटक किया है, लेस्बियंस के साथ नाटक किया है। ये निर्देशक के ऊपर है कि वो किस तरीके की अभिव्यक्ति वो अपनाना चाहता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अगर ऑडियंस को आपका नाटक नहीं पसंद आया तो वो साफ साफ कह दे, और फिर निर्देशक का क्या फर्ज बनता है कि वो सेल्फ एनालाइज करे कि ऑडियंस को क्यों नहीं पसंद आया और उसमें बदलाव लेकर आए। इतना सा काम। बाकी मुझे लगता है कि लेस्बियंस को लेकर केवल किस करने से या फिर सेक्स का कोई सीन डाल देने से ही लेस्बियंस या किन्नरों को या फिर उसको दर्शा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो बोलना चाह रही थी वो पॉइंट आपने निकाल दिया। क्योंकि हम लोगों ने नाटक किया तो महेंद्र भीष्म जी का उपन्यास है किन्नर कथा, उसको बेस में रखकर, और पारुल मदन नाइक का उपन्यास है मैं क्यों नहीं, उसको उसके बाद फिर 3 डेरों के किन्नरों को इकट्ठा करके, फिर 3 शहरों के गेज को इकट्ठा करके, उसके बाद लेस्बियंस के साथ मिलकर वर्कशॉप करके सेक्स एजुकेशन को लेकर पहले बात हुई, डिस्कशन हुआ, किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर निर्देशक किसी भी विषय को उठा रहा है, उसको डिटेल में सोचेगा, तो मेरे ख्याल से वो अपनी रंगमंच की भाषा तय कर लेता है।
है ना। और मुझे लगता है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और इसे छोड़ देना चाहिए व्यक्ति को। आप कुछ कह रहे थे सर? जैसे अतुल भाई ने बोला कि शहर में आप लोग समीक्षक होते हैं, तो मैंने कई बार ये भी देखा है कि कुछ लोगों से अगर पूछा जाए, जैसे होते हैं ना कि वरिष्ठ रंगकर्मी गूढ़ जो होते हैं कि अपने आप को ठप्पा मार के रखे हैं, कि उनका हाव भाव अलग होता है, तो उनसे अगर ये पूछा जाए कि क्या आप कभी सिनेमा में भी जाएंगे, तो वो बोलते हैं कि ना, सिनेमा से मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, जब उन्हें अगर थोड़ा सा भी रोल मिल जाता है अमिताभ बच्चन जी के साथ में, तो तुरंत फेसबुक में आता है कि आप सभी साथियों की अनुकंपा से मुझे अमिताभ बच्चन जी के साथ एक छोटा सा रोल करने को मिल रहा है। तो ये क्या है, उनकी मानसिकता है कि कोई और चीज़ है? देखिए, व्यक्तिगत है ना, और इसको पर टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई इंसान उसकी डेडिकेशन है ना, उसका पूरा डेडिकेशन है थिएटर के प्रति, और अगर उसे बीच में कुछ काम मिल जाता है, ऐसा उससे लगता है ठीक, तो वो ठीक है, कर सकता है। देखिए, आदमी किसी एक विचार के साथ जिंदगी नहीं गुजारता, विचार बदलते रहते हैं, व्यक्ति बदलते रहता है, ग्रो होता है। दूसरा ये कि एक तरीके के लोग, एक रंग के लोग, एक भाषा के लोग ऐसा नहीं चाहिए, है ना। इसीलिए एक्सपेरिमेंट होना जरूरी है। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग जातियां हैं, है ना, वेशभूषाएं हैं, उसी में हम भारतीय हैं, उसी में हम जाने जाते हैं, और उसका सबसे मूलभूत है कि एक्सपेरिमेंट चलता है। सर एक चीज, मतलब इसी बहस को आप लोग से बात करने में आनंद आ रहा है तो बात किया जा रहा है। तो एक प्रोपोगंडा और आर्ट, जब किसी चीज का प्रोपोगंडा होता है, और कई बार हम आर्टिस्ट भी अनजाने में प्रोपोगंडा के शिकार होते हैं, और एक आर्टिस्ट जब किसी मुद्दे पे नजर रखता है, तो संजय का सवाल था, और संजय के सवाल में मेरा एक इनबिल्ट सवाल है कि एक जब आर्टिस्ट किसी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, तो उसकी जिम्मेदारी कैसी होती है, और एक सामान्य सोशल वर्कर या एक लीडर या कोई संवेदनशील व्यक्ति जब किसी मुद्दे को देखता है, क्योंकि मुझे शायद आप बेहतर बता पाएंगे, हम प्रोपोगंडा के शिकार तो नहीं हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को समझते हुए करते हैं, और हो रहे हैं तो कितना अच्छा है और कितना बुरा है, और अगर हम आर्टिस्ट हैं तो प्रोपोगंडा को डील कैसे करना है, इन सारी चीजों में थोड़ा सा। प्रोपेगेंडा, मान लीजिए मैं एक नाटक बनाता हूँ जिसमें मैं एक प्रोपेगेंडा करता हूँ, जिससे कि मैं इस समाज के लोगों की जाति, जेंडर, कास्ट, क्लास और जेंडर की जो सोच है उस पर दबाता हूँ। तो प्रोपेगेंडा अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। तो हर नाटक, अगर इस दृष्टि से देखें तो हर नाटक एक प्रोपेगेंडा है। कौन सा नाटक है जो प्रोपेगेंडा नहीं? बिल्कुल है। तो आर्टिस्ट को उस तरह देखना चाहिए प्रोपेगेंडा को कि हाँ, आप जिस अर्थ में इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोपेगेंडा को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सीधी बात है, और ये बात आप भी जानते हैं। आप जानते हैं ना, समझदार आदमी है, ज़हीन है, नहीं करना चाहिए। कितनी साधारण बात। और ऐसे देखें तो हर नाटक एक प्रोपेगेंडा ही तो है। स्त्री मुक्ति का प्रोपेगेंडा है, गरीब आदमी के पक्ष में उठाया हुआ झंडा है, प्रोपेगेंडा है प्रोपेगेंडा, अच्छी बात का प्रोपेगेंडा है। और जिन अर्थों में आप प्रोपेगेंडा करें वो तो नहीं करना चाहिए, आप सबको पता है। सर, मुझे लगता है कि लोक रंगमंच का समीक्षा कैसे करेंगे? जैसे किसी ने लोक रंगमंच की, और जैसे किसी ने लाउड बोला तो हम बोलेंगे अच्छा किया, खराब भी कर रहा है तो भी हम कह रहे हैं अच्छा किया। तो उसे किस नज़रिए से देखें और कैसे और जाने, उसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा। तब पता चले कि मतलब ये लोक रंगमंच। मैं थोड़ा सा उस बात को कंप्लीट कर दूं कि प्रोपेगेंडा विषय जो इशू है आपके नाटक में वो अपनी जगह पर है,
लेकिन आप उस इशू को आप किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं वो फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर। आप शायद से जैसे एक बहुत फेमस लेडी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो खड़ी होगी एक जगह पे, उसने कहा कि भी मैं कई सारे यहाँ पर सामान रखा हुआ, आपको जो लगता है वो मेरे साथ करेंगे। हाँ, जापानीज एक्टर है। हाँ, सो अब कई सारे लोगों ने वो उसकी लोगों ने आके उसको किसी ने कट किया, किसी ने कुछ किया, बस कट। वो एक प्रेजेंटेशन है अपने तरीके की। ऑस्मोसिस हैं फ्रांस के, वो अपना प्रोटेस्ट करते हैं, किस तरीके से करते हैं, पिल्लरों पे खड़े हो जाते हैं। माया कृष्ण राव प्रोपेगेंडा करते हैं, अपने तरीके से करते हैं। हर आदमी करता है प्रोपेगेंडा, कौन नहीं करता? मैं भी करता हूँ। बिल्कुल करना ही पड़ेगा आपको, नाटक का काम ही यही है। सर मेरा सवाल और थोड़ा सा लीक से हटके है, ये सवाल रह गया बीच में। लोक रंगमंच को कैसे, हाँ, जैसे कैसे समीक्षा, किस नजरिए से देखें लोक रंगमंच को और कैसे उसकी समीक्षा करें? लोक रंगमंच की समीक्षा के औजार, समीक्षा के औजारों जैसे ही अभिनय वहाँ भी देखा जाएगा, कथा वस्तु वहाँ भी देखी जाएगी, प्रकाश योजना वहाँ भी देखी जाएगी। बिल्कुल वीडियो उसी बना लो तरह अपने से फोन देखा में। जाएगा, जैसे बाकी नाटकों को देखिए। आपका और कोई सवाल है तो? नहीं सर, जैसे किसी ने एक्टिंग की, लाउड की, तो अपन बोलेंगे अच्छा किया, मगर वो जैसे यहाँ का लोग अलग है, लोग अलग है, और जैसे हमने वेस्ट का कोई नाटक लिया, उसे